Hello students, good morning to all of you. Welcome back in online platform of ACA School. Today we will discuss about first chapter. आज हम फर्स्ट चैप्टर के आगे के पार्ट देखते हैं. उसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. एक तो बेटा एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1.12 और 1.13 जो न्यूमेरिकल है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड है और फोर्स हमने पढ़ी लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉपिक हमने कर लिए हैं. तो आज ये न्यूमेरिकल करके देखते हैं. तो बेटा सबसे पहले 1.12 न्यूमेरिकल देख लेते हैं. एक्सरसाइज में 1.12 नंबर का क्वेश्चन है. बेटा क्वेश्चन बोल रहा है द insulated charge copper sphere A and B having their center separated by a distance of 50 centimeter. दो स्पेयर हैं जो कॉपर के बने हुए हैं और 50 सेंटीमीटर एक दूसरे से इनका सेपरेशन है. एंड द चार्जेस ऑन दीज स्पेयर आर 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम. और इन स्पेयर के ऊपर जो चार्ज है वो 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम है. तो हमें बताना है कि इन दोनों स्पेयर के बीच में कितना फोर्स लगेगा. एक क्वेश्चन और भी बोल रहे हैं कि अगर चार्ज को ये डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो उस कंडीशन में नया फोर्स क्या लगेगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो बेटा पहले सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं. फर्स्ट इसने पार्ट हमें जो दे रखा है ये बोल रहा है कि दो मेटल स्पेयर हैं, एक स्पेयर ए है और दूसरा स्पेयर कॉपर का कौन सा है बी, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है आर है. आर डिस्टेंस पर है और पहला जो चार्ज है वो 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम है. सेकंड चार्ज भी आपके पास 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम है. अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस जो था ये भी आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है. इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट कर लें. तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला आपने सिंपल है पढ़ रखा है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. मैं सभी वैल्यूज रख देता हूं. F इक्वल टू K यानी कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 पहला चार्ज 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम और दूसरा चार्ज 6.5 इंटू -7 कूलम. R डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 टू पावर -2 का स्क्वायर. तो बेटा फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये जो फोर्स की वैल्यू आ रही है आपकी वो 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन है. ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. इसमें सिंपल फोर्स पूछ रहे थे, हमने वैल्यू पुट करी और फोर्स निकाल लिया 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन. अब इसके सेकंड पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये कह रहा है कि जो पहला चार्ज है Q1 डैश वो डबल है. पहला चार्ज जो है वो डबल कर दिया है और सेकंड चार्ज भी आपका डबल है 2Q2 है. अच्छा, जो डिस्टेंस है वो पहले वाले के कंपैरिजन में हाफ है, R डैश इक्वल टू R/2 है. तो अभी ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताइए नया फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा, F डैश कैलकुलेट करना है. तो बेटा F डैश का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R डैश स्क्वायर. तो बेटा वैल्यू पुट कीजिए, F डैश इक्वल टू K Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, डबल करना है 2Q1, दूसरा फोर्स हो गया, दूसरा चार्ज हो गया 2Q2, डिस्टेंस हो गया R/2 स्क्वायर. तो बेटा F डैश इक्वल टू आ गया 2 जा कितना हो गया बेटा 4, अंदर बच गया आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4. बेटा 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 4 4 जा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो गया 16 इंटू ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. पहला F बन गया. अब F की वैल्यू कितनी है 16 इंटू F की वैल्यू बेटा ये रही कितनी है 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन. मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा नया फोर्स आपके पास निकल जाएगा 0.24 न्यूटन. तो ये नया फोर्स लग गया आपके पास 0.24 न्यूटन. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.12 हो गया. इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन और है 1.13 और है, वो भी देख लेते हैं. बेटा 1.13 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. 1.13 क्वेश्चन में है सपोज देयर आर 3 मेटेलिक स्पेयर A, B एंड C. A और B जो स्पेयर हैं उन पर जो चार्ज आपको दे रखा है वो चार्ज C के कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, चेंज होगा. देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है 1.13 में कि आपके पास दो स्पेयर है, एक स्पेयर है A, इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज है Q.
दूसरा स्फीयर आपको दे रखा है बी, इस पर भी चार्ज क्यू है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि थर्ड स्फीयर आपके पास सी जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, 0 है। ये बोल रहे हैं पहले सी वाले स्फीयर को ए के कांटेक्ट में लाना है, सी वाले स्फीयर को बी के कांटेक्ट में लाना है, और उसके बाद ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, और जो वैल्यूज है वो क्वेश्चन 1.12 से लेनी है। 1.12 का मतलब जो अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे वैल्यू लेनी है चार्ज की और डिस्टेंस की। तो बेटा करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा हमें कह रखा है वैसा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, और कांटेक्ट किस किस के बीच हो रहा है, कांटेक्ट बिटवीन ए एंड सी के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। तो बेटा ये आपका स्फीयर ए है और दूसरा आपका स्फीयर सी है, ए और सी को कांटेक्ट में लाए तो ए पर तो क्यू चार्ज था, सी पर कोई चार्ज नहीं था, तो क्यू प्लस 0 यानी क्यू चार्ज हो गया। और जब हम इसको पार्टेड करते हैं, सेपरेट करते हैं ए और सी को, तो ये हाफ हाफ चार्ज ले लेता है, पहले वाले पर भी q/2 दूसरे वाले पर भी q/2 चार्ज आ जाता है। अब सेकंड स्टेप में कांटेक्ट किस किस के बीच करना है, कांटेक्ट बिटवीन आपका दूसरा कांटेक्ट करना है बी एंड सी के बीच, बी एंड सी के बीच में कांटेक्ट करेंगे तो बेटा ये तो आपका बी हो गया और ये सी है। बी पर चार्ज कितना है आपके पास q, और सी पर चार्ज कितना है आपके पास q/2, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3q/2 हो गया बेटा, 2 1 जा 2 और 1 3, 3q/2 हो गया। जब मैं इसे सेपरेट करता हूं तो बेटा b पर आ जाएगा 3q/4 और c पर आ जाएगा 3q/4, हाफ हाफ चार्ज हो गया ना, 3q/4 3q/4 चार्ज आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फोर्स निकालना है अपन को किस किस के बीच, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फोर्स निकालना है। तो बेटा ये तो आपके पास ए हो गया, इस पर तो चार्ज q/2 ही है, देखो यही है लास्ट चार्ज का। और बेटा बी पर लास्ट चार्ज कितना है, बेटा बी पर लास्ट चार्ज है 3q/4, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मान लिया r। तो बेटा कितना फोर्स लग रहा है, नया फोर्स, वो फोर्स एक्ट करना। तो बेटा फोर्स की वैल्यू हो गई F' k, बेटा पहले वाले पे चार्ज है q1/2 और दूसरे स्फीयर पर जो चार्ज है वो हमने कंसीडर कर लिया 3q2/4 अपॉन नीचे आ गया r²। तो F' 3/4 टू जा कितना हो गया 8, अंदर बच गया बेटा k q1 q2 अपॉन r²। ये वैल्यू हमने पहले क्वेश्चन 12 में निकाल रखी है, किसकी वैल्यू होती है, f की। और बेटा f की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 3/8 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, f की वैल्यू है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू पावर 1.5 इंटू 10 टू पावर -2, 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन। तो बेटा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके पास नया फोर्स आ जाएगा कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 1.13। तो जो ये दोनों क्वेश्चन आपके फोर्स से रिलेटेड थे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आगे देखते हैं, आज एक टॉपिक और कर लेते हैं अपन, आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं बेटा आज क्या होती है, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, स्मूथ कर्व होती है, जो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। It starts from positive charge and end to negative charge. It form always a open curve. ये हमेशा कैसा कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाते हुए होती है, ठीक है। तो एक स्मूथ कर्व, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जो खत्म हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी, यहां पर डायग्राम से भी पता चल रही है कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर जाकर एंड हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ऑफ दीज लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए प्लस से माइनस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अब यहां पर मैं जो टेंजेंट खींचता हूं, जैसे ए पॉइंट पर मैंने टेंजेंट जो खींच लिया,
वो ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींच दिया वो बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो जो टेंजेंट खींचे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सिंगल चार्ज। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डजंट intersect each other because at the point of intersection there will be two electric field which is not possible due to single charge। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वहां पर दो चार्ज हैं, क्योंकि एक सिंगल चार्ज है तो उससे एक ही तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से एक बार निकल जाता है वहां से उस पॉइंट से नहीं निकलता है। अगर निकल रहा है तो इसका मतलब वहां पर E1 और E2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के, जहां से निकलती हैं या जहां पर एंड होंगी वहां पर हमेशा सरफेस के कैसी होंगी, नॉर्मली। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस से हमेशा कितना एंगल बनाती है, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी सरफेस के हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा ओपन कर्व बनाती है। ओपन कर्व का मतलब क्या हो गया, प्लस से स्टार्ट होंगी और कहां जाकर खत्म हो जाएंगी, माइनस पर जाकर खत्म हो जाएंगी, यानी कौन सा कर्व बनाएंगी, ओपन कर्व बनाती है, क्लोज कर्व नहीं बनाती। क्लोज कर्व कौन बनाती है, मैग्नेट देखा है आपने, एन और एस पोल होता है, तो हमेशा एन से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एस पर जाती है और एस से वापस किस पे आती है, एन पर। तो मैग्नेट कैसा बनाता है, क्लोज कर्व बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाती है, हमेशा ओपन कर्व बनाती है। ठीक है, एक चीज और कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, कोई नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फिक्स होती है, पॉजिटिव से कहां चलती है, नेगेटिव की तरफ चलती है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इनके परपेंडिकुलर जो सरफेस ट्रैक किया जाता है इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री एंगल बनाता है, उस सरफेस को कौन सा सरफेस बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस कहते हैं इन्हें, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेटा एक चीज और देखनी है छोटी सी, कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज आपने पुट कर रखे हैं, और यहां से आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। बेटा पॉजिटिव है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहां निकल रही है, नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो बेटा देखिए यहां बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को तो बोलते हैं कौन सी लाइन, एक्सियल लाइन। कौन सी बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इनके परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट से जाती है लाइन उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो जो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन एक्सियल लाइन, और उसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले पॉइंट पर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। मतलब जितना फोर्स ये चार्ज यहां लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी लगा रहा है, यानी इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, इसलिए इस पॉइंट को एन पॉइंट बोलते हैं। एन पॉइंट मतलब न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिचुएटेड नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है बेटा, आज के लिए बहुत है। ओके, थैंक यू।